हेलो एंड गुड मॉर्निंग। फाइनली आई एम बैक। पोलिंग हो चुकी है छत्तीसगढ़ में तीनों फेजेस के एंड आई होप आप सभी ने वोट किया होगा। आप लोगों ने वोट किया या नहीं किया, जस्ट से येस एंड नो। और आपका पोलिंग स्टेशंस में इस बार कैसा एक्सपीरियंस रहा वोटिंग का, और पिछले एक्सपीरियंसेस से वो कैसे डिफरेंट रहा, और प्रशासन ने आपको क्या लगता है क्या विजिबल चेंजेस किए हैं इस बार पोलिंग स्टेशंस में, ये आप मुझे बताएंगे कि आपका इस बार लोकसभा चुनाव 2024 का एक्सपीरियंस कैसे रहा, ये बताएंगे अपने अपने पोलिंग स्टेशंस पे। और आपने कौन से विधानसभा या कौन से जिला में वोट डाला, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएंगे। चलिए, कमिंग बैक टू सीजीपीएससी, बहुत ही लॉन्ग ब्रेक हो गया था बिकॉज आई वॉज बिजी विथ माई इलेक्शन ड्यूटीज। तो आज हम लोग सबसे अंडररेटेड टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में यूजुअली हम लोग बात नहीं करते हैं, कि सीजीपीएससी में मैथ्स के आंसर कैसे लिखे जाए। चलिए, विदाउट मच फर्दर अडू लेट्स बिगिन। सबसे पहले, मैथ्स इज वाई सो इम्पॉर्टेंट। देखो, इस वाले ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आपको 100% मार्क्स गारंटीड हो सकते हैं। लैंग्वेज के अलावा ऐसा कोई भी पेपर नहीं है सीजीपीएससी में जहाँ पे आपको 100% मार्क्स गारंटीड हो। लैंग्वेज में भी नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पोर्शन में अगर आप पत्र लेखन वगैरह छोड़ दें तो जो भी वन वर्ड आंसर वाले टॉपिक्स है वहाँ पे आपको 100 मार्क्स मिलते हैं। लेकिन अगर मैं पूछूंगा कि पूरा का पूरा सेक्शन बता दीजिए जहाँ पे 100% मार्क्स मिल सकते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि मैथ्स के अलावा ऐसा कोई सेक्शन है। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि 100% मार्क्स आपको मिलेंगे। दूसरा जो ट्रेंड देखने को मिला है मेरे पीएससी में बोल लीजिए 2021 या 22 में बोल लीजिए, कि जो टॉपर्स हैं वो कॉन्स्टेंटली बहुत ज़्यादा हाई स्कोर कर रहे हैं पेपर 4 में। और कहीं ना कहीं इसका रीज़न यही होता है कि मैथ्स में ऑलमोस्ट 45+ नंबर उन्होंने खींच रहे हैं। देखो, बहुत ही ईजी होता है सीजीपीएससी का मैथ्स, स्पेशली अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो ये आपके लिए कह सकते हैं कि मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम गेन हो सकता है। दूसरे सेक्शन जो 50 नंबर के होते हैं उसमें आपको कह सकते हैं कुछ नहीं तो कुछ नहीं, कम से कम 3 से 4 महीने तो आपको मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो पेपर 4 आपको नेचुरली आता ही है, और जो मैथ्स वाला सेक्शन है आप उसको हार्डली 5 दिन में पूरा प्रिपेयर कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, वो स्टैटिस्टिक और सिर्फ वैदिक मैथमेटिक्स और मैथमेटिशियंस की जीवनी से जो क्वेश्चन आता है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन जो आता है वो चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अगर एक बार आपने वैदिक पढ़ लिया, वैदिक पढ़ने में आपको हार्डली 1 दिन लगेगा, कुछ कुछ स्टेप्स पढ़ने पड़ते हैं। मैथमेटिशियंस की जीवनी पढ़ने में हार्डली 3 से 4 घंटा लगेगा, अगर आप हर मैथमेटिशियन के 8-8 पॉइंट भी अगर रटते हैं तो। एंड बाकी स्टैटिस्टिक करने में वंस अगेन 3 घंटा लगेगा। तो मान के चलते हैं कि एक हफ्ते में आपका पूरा का पूरा मैथ्स का पोर्शन तैयार हो सकता है, बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी कोचिंग के, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। ठीक है, गारंटीड 45+ मार्क्स तो खींच रहे हैं टॉपर्स, एंड हो सकता है कई टॉपर्स 47 या फिर कोई टॉपर्स 50 भी खींच रहे हों। क्योंकि अगर थोड़ा सा इक्वेशन आप लगाएंगे, पेपर 1 के पार्ट 1 में अगर आपने 75 में से 50 पा लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले पोर्शन में, पेपर 3 इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में आपने 50 पा लिए, तो जो नेक्स्ट पोर्शन है उसमें 40 मार्क्स अगर आप पा लेते हैं तो बहुत ही ईजिली आप 140 स्कोर कर सकते हैं। अगर कोई 160 स्कोर कर रहा है या अगर कोई 170 स्कोर कर रहा है, तो आप मान के चलिए इन तीनों पोर्शन में पार्ट 1 में हो सकता है उसको 60 नंबर मिल गए होंगे, पार्ट 3 में भी वंस अगेन उसको 60 नंबर मिल गए होंगे, तभी ये इक्वेशन बैठ रहा है आपका 160-70 का। ठीक है, अगर किस्मत बहुत अच्छी रही तो इसमें भी 60 में हो सकता है कि 65 मिल जाए पार्ट 1 और पार्ट 3 में। मिनिमम तो आपको पार्ट 2 में 40 से 45 मार्क्स स्कोर करने ही पड़ेंगे, वरना आपकी बात नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो पेपर 4 एकदम लॉटरी पेपर है, एंड इसमें आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे इतना ज़्यादा ही आपकी मेंस के ओवरऑल मार्क्स के लिए बेनिफिशियल होगा। अब बात करते हैं कि आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है मैथ्स की। कि देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई भी बात नहीं करता इसके बारे में। एसए और मैथ्स वाला पोर्शन ऐसा पार्ट है कि सबके सब जीएस में इतना फोकस्ड रहते हैं कि पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 4 के आंसर राइटिंग में ज़्यादा बात की नहीं जाती है, बस और बस जीएस के आंसर राइटिंग के बारे में बात की जाती है। दूसरा, जो कन्वेंशनली जो मैथ्स के इक्वेशन बनते हैं वो बहुत ही छोटे बनते हैं, एंड उसमें आपको पूरा का पूरा लेफ्ट साइड से लेकर राइट साइड तक का स्पेस अगर दिया जाता है आंसर शीट में तो प्रेजेंटेशन अच्छे से बनती नहीं है। ठीक है, स्पेस वेस्टेड लगता है। और देखिए, जो एग्जामिनर होता है ना, वो कोई भी स्टेप कैलकुलेशन नहीं पढ़ता है, वो डायरेक्टली आंसर्स देखते हैं, आंसर ओके है, एक बार ऊपर से ओवरऑल उनका स्टेप देखा, अजम्पशंस देखे, गिवन देखा, एंड वो मार्क्स दे देते हैं। ठीक है, तो इट इज़ वेरी लॉजिकल टू मेक इट ईजी फॉर द एग्जामिनर टू फाइंड आंसर्स टू योर क्वेश्चंस।
ठीक है। लास्ट में ये है कि एक्यूरेसी चलो एवरीथिंग होती है, लेकिन आप कुछ भी लिख के किसी भी कोने में आंसर्स छोड़ के ये अज्यूम नहीं कर सकते हैं कि एग्जामिनर आपके एक एक स्टेप के बीच में ओवर राइटिंग, कटिंग, अंडर राइटिंग वगैरह देखेगा। आपको उसको प्रेजेंटेबल बनाना है। आपको पहली बात तो अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करना है, और उसके बाद मान लीजिए कि अगर आपका आंसर आ जाता है तो उसको अच्छे से प्रेजेंट करना है कि आपको एग्जामिनर को ऊपर से ही दिखे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कहाँ है। चलिए एक मॉडल आंसर कैसा होना चाहिए उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए मान लीजिए अभी क्या हो रहा है कि 2021 से मैंने नोटिस किया है, 20 से 21 से, कि यहाँ पे जो लाइन होती है वो होती नहीं है मैथ्स वाले सेक्शन में, वो ब्लैंक आपको दी जाती है। चलिए बहुत अच्छा बात है। तो सबसे पहला आपका प्रॉब्लम ये आता है कि लेफ्ट से लेकर राइट तक का स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, और क्योंकि इक्वेशन बहुत छोटे बनते हैं तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं कि आप जो बीच वाली जो लाइन है वो खींच कर सकते हैं स्केल से, और ये पूरे पूरे आंसर राइटिंग का जो आपका स्पेस है उस क्वेश्चन को, उसको दो पार्ट में आप तोड़ सकते हैं। ठीक है, स्कूल टाइप की हरकतें करनी है, इसमें कोई भी डायरेक्ट इक्वेशन सॉल्व नहीं करना है, बिकॉज ये एक कह सकते हैं कि रिटर्न पेपर है, तो आपको यहाँ पे स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे। किसी भी मैथ्स के सॉल्यूशन में पहला स्टेप होता है कि आप इसमें गिवन लिख देंगे कि जो भी इक्वेशन में दिया हुआ है। गिवन 4 और 8 नंबर में लिख दो, 10 नंबर में लिख दो। 2 नंबर में उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, छोटा छोटा भी लिखोगे तो चलेगा। दूसरा, आपका कौन सा वेरिएबल क्या है, इस पे लेट एज इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू क्वांटिटी जो भी है उसको एक्स मान लिया, दूसरी किसी क्वांटिटी को वाई मान लिया। ठीक है, उसके बाद उसका फॉर्मूला लिखिए वर्ड्स में। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 डालिए। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू इस पर टी, है ना। इस प्रकार के अगर कोई इक्वेशन है तो उसको आप डालिए, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके जो आप रफ कैलकुलेशन करते हैं वही वाला करवा दीजिए। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपका आंसर निकल आए तो मेक श्योर उसको आप एक ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि इस बंदे ने जो भी आंसर्स निकाले हैं ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के बॉटम राइट साइड में डब्बा करके इसने बनाया होगा। ठीक है, डब्बा बनाना इज सुपर इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे पता चलता है एग्जामिनर को हाँ यही आंसर है, और बीच में वो नहीं ढूंढेगा चीज़ों को। ठीक है, तो सिंपल से स्टेप है। स्पेस बड़ा होता है, इक्वेशन छोटे होते हैं, तो बीच में हमने एक लाइन खींच दी, उसके बाद गिवन लिख दिया, उसके बाद जो भी आपने वेरिएबल अज्यूम किया है, जो भी फाइंड करना है उसको लिख दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको फॉर्मूला लिखना है, वर्ड्स में लिखिए, वेरिएबल्स में लिखिए, लेकिन पूरा फॉर्मूला लिखिए जो भी क्वांटिटी है उसको आप ढूंढ रहे हैं। अगर उसका फॉर्मूला नहीं है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके आप डायरेक्टली उसका इक्वेशन पुट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड सबसे 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 इंपॉर्टेंट पार्ट कि बॉटम राइट साइड में अगर आपका निकल आता है आंसर तो उसको डब्बा करके आप वहाँ पे एग्जामिनर को शो करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सिंपल सा जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। फाइनली इलेक्शन के बाद मुझे ब्रेक मिल गया है, एंड मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में ताबड़तोड़ कुछ वीडियोस डाले जाए, है ना। जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, इक्वेशन कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चंस को छोड़ना है, कौन से सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करना है, एग्जामिनेशन में अगर कोई क्वेश्चन नहीं बने तो उसको कैसे मैनेज करना है, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ आप लोगों की तैयारी हो गई है, आप लोगों ने रट लिया अपने अपने नोट्स, और सिर्फ व्यवहारिक चीज़ों पे बात की जाएगी। उस दिन एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या चीज़ें होंगी उस पर बात की जाएगी। ठीक है, इनमें से एक टॉपिक जो रह गया था वो ये था कि CGPSC में मैथ्स की आंसर राइटिंग कैसे होती है, वो आज हमने कवर कर दिया है ना। तो आई होप कि इस पैटर्न में आप लोग लिखेंगे तो यू विल फेच एटलीस्ट 2 to 3 मार्क्स मोर कंपेयर टू द अदर गाइस। ठीक है, ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, इसी प्रकार के वीडियोस के साथ आते रहेंगे। एंड जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाले दिनों में, जो कि मुझे लगता है कि एक बार आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो उस दिन एग्जामिनेशन में जो आपको हल्का सा एज दे सकती है, हर पेपर में लगभग 3 से 4 नंबर, और ओवरऑल पेपर में पूरे मेंस में आपको लगभग 28 से 30 नंबर का बिना एफर्ट का एडवांटेजेस दे सकते हैं। उन स्ट्रैटेजी, उन आंसर राइटिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग एंड वील वर्क टुगेदर इन द कमिंग डेज। ठीक है, ऑल द बेस्ट।